हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं एरर इंग्लिश एरर्स वॉल्यूम 10। राइट, वॉल्यूम 9 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपने वॉल्यूम 9 पूरे पढ़े होंगे। दोस्तों, हर एक एरर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। आज एसबीआई का एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है, तो ये सारे एरर्स आपको एसबीआई में भी काम आएंगे, लेकिन उससे पहले आरआरबी में काम आएंगे। सो जस्ट रिमेंबर, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच कंपल्सरी फॉर यू। आप हर एक चीज को गो थ्रू करें, हर एक चीज को ध्यान से देखें। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है, मैं बार बार आपसे यही कहूंगा दोस्तों, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, और कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। राइट, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत रखनी है हम लोगों को। एवरीबॉडी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वॉल्यूम नंबर 10 ऑफ 15 एरर्स। चलिए, तो ये रहा आपके सामने एरर्स का वॉल्यूम 10। तो देखते हैं इंग्लिश एरर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, 15 क्विक एरर्स। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 है हमारा, ही शुड रिफ्रेन टू एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद एनी पार्टी बिकॉज पीपल हैव फेथ इन हिज इंटीग्रिटी। ही शुड रिफ्रेन, सेंटेंस का मीन समझ ले पहले। उसे बचना चाहिए। रिफ्रेन का मतलब होता है बचना। किससे? एसोसिएटिंग हिमसेल्फ, खुद को जोड़ने से, विद एनी पार्टी, किसी और पार्टी के साथ। बिकॉज, क्योंकि, पीपल हैव फेथ, लोग उस पर विश्वास करते हैं। बिकॉज कंजंक्शन होता है, पीपल हैव फेथ, लोगों का विश्वास है। पीपल प्लूरल है, इसीलिए यहां पे हैव आया। इन हिज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? उसकी सच्चाई पर, उसके अंदर की जो इंटीग्रिटी है, वो कितना सत्य इंसान है, उस पे लोगों का भरोसा है। तो लोगों का सोचना यह है कि उसे किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। इज इट क्लियर? तो सेंटेंस में एरर क्या है दोस्तों? एरर बहुत सिंपल है, रिफ्रेन अपने साथ टू नहीं लेता। जस्ट रिमेंबर, रिफ्रेन अपने संग क्या लेता है? फ्रॉम। तो हमें यहां पे यूज करना है रिफ्रेन फ्रॉम, एंड दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएटिंग। सेंटेंस में फ्रॉम आया, प्रीपोजिशन आई, तो प्रीपोजिशन के बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसीलिए यहां पे आईएनजी फॉर्म लगी। तो ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम एसोसिएटिंग। इज इट क्लियर? रिफ्रेन अपने संग फ्रॉम लेता है। नंबर 2 है दोस्तों, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता, हार्डली एनीवन इन द कॉलेज, अपने कॉलेज में कोई भी, एंड सो फेल्ट, इसीलिए मुझे महसूस हुआ, लोनली ऑल द टाइम, इसलिए मैं हमेशा अपने आप को लोनली महसूस करता हूं। क्या कहना चाह रहा है? सेनेस कहना चाह रहा है, आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द कॉलेज, मैं अपने कॉलेज में मुश्किल से ही या फिर किसी को भी नहीं जानता, और इसीलिए मुझे बहुत लोनली, अकेलापन महसूस होता है। दोस्तों, एरर बहुत सिंपल है। सेनेस में डिड नॉट के संग दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। जब डिड नॉट ऑलरेडी आ गया नेगेटिव, तो आप हार्डली का यूज नहीं कर सकते। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई डिड नॉट नो एनीवन इन द कॉलेज। आई डिड नॉट नो एनीवन, मैं किसी को नहीं जानता था कॉलेज में, इसीलिए मुझे बहुत लोनली फील होता था। आई सो फेल्ट, फेल्ट क्या है? फेल्ट दोस्तों वर्ब है, और चूंकि फेल्ट वर्ब है, इसलिए लोनली एडवर्ब यूज हुआ, जो वर्ब को क्वालिफाई करा रहा है। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल था। हार्डली नहीं आएगा क्योंकि दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे। डिड नॉट अपने आप में नेगेटिव है, तो हार्डली नेगेटिव नहीं आएगा। नंबर थर्ड कह रहा है, द राइट टू स्पीच, बोलने का जो अधिकार है, इज टेम्पर्ड विद अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो टेम्पर्ड है, वो सुरक्षित है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, टू यूज इट जुडिशियस, जिसको यूज किया जाता है कैसे? जुडिशियस, बुद्धिमानी से। क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? सेंटेंस का मीन है दोस्तों, द राइट टू स्पीच इज टेम्पर्ड विद अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज इट जुडिशियस। बुद्धिमानी से यूज करने के लिए जो राइट टू स्पीच है, जो बोलने का अधिकार है, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो टेम्पर्ड होती है। टेम्पर्ड इन द सेंस इज व्हाट? टेम्पर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का सुरक्षित होना। तो राइट टू स्पीच जो है वो एक ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो सुरक्षित रहती है। टू यूज इट जुडिशियस, तो इसको जो हमें यूज करना चाहिए वो बहुत ही बुद्धिमानी से यूज करना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। देखते हैं सेंटेंस में एरर क्या है। तो सेंटेंस में कहा उसने, द राइट टू स्पीच इज टेम्पर्ड विद अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज इट। यूज दोस्तों क्या है? हियर द वर्ड यूज इज अ वर्ब। यूज क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई हम हमेशा एडवर्ब से कराते हैं, इसीलिए यहां पे जुडिशियस के प्लेस पे वर्ड होगा जुडिशियसली। आप यहां पे यूज करेंगे जुडिशियसली। क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, और हमें जुडिशियस का एडवर्ब बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या बनाया? जुडिशियसली। सिंपल है,
जुडिशियस नहीं आएगा, क्योंकि जुडिशियस जो है एक नाउन कहलाएगा और आप यूज जो है वर्ब के लिए कर रहे हैं, तो यूज एक वर्ब है, इसलिए एडवर्ब बनाएंगे। नंबर फोर्थ है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। कम से कम 2 लैंग्वेजों की जो नॉलेज है आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन को पास करने के लिए बहुत जरूरी है। ये सेंटेंस का मीन हो गया। तो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है? नॉलेज ऑफ एटलीस्ट, यहां पे सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो नॉलेज है। नॉलेज हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो वर्ड होता है हम जिसकी सेंटेंस में बात करते हैं। यहां पे सेंटेंस में बात हो रही है सब्जेक्ट मतलब नॉलेज की, तो नॉलेज सब्जेक्ट हो गया। ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेज की जो नॉलेज है इज रिक्वायर्ड, क्योंकि नॉलेज यहां पे सिंगुलर है दोस्तों, और इसीलिए यहां पे वर्ब भी आप इज लगाएंगे, क्योंकि नॉलेज अनकाउंटेबल होता है। और ध्यान रखेंगे कोई भी अनकाउंटेबल वर्ड हमेशा क्या लेता है अपने साथ? सिंगुलर वर्ब, इसीलिए नॉलेज के संग इज आएगा यहां पे। सिंपल। नंबर फिफ्थ कह रहा है आपसे, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता इंडिया का, आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, तो मैं गरीबों के लिए, गरीबों के हित के लिए काम करता। तो सेंटेंस में आपको पता है बहुत सिंपल है, कंडीशनल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इफ वाले सेंटेंस कंडीशनल कहलाते हैं। नंबर 1 सेकंड पार्ट, सेंटेंस दोस्तों हमारा पास्ट टेंस में है वेयर, इसीलिए यहां पे विल का पास्ट हम यूज करेंगे वुड। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, यहां विल का पास्ट क्या यूज होगा? वुड, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है। नंबर 6 कहता है आपसे, इवन आफ्टर 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के 74 साल बाद भी, 74 ईयर्स बाद भी, लैक्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड्स टू स्लीप, लाखों लोगों पर बेड नहीं है सोने के लिए। सो दोस्तों बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन हम एरर पे ध्यान देंगे। इवन आफ्टर 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, लैक्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड्स टू स्लीप। एक बात ध्यान रखनी है, यदि किसी नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आती है, मैंने क्या कहा? यदि किसी नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आ रही है और वो प्रीपोजिशन किसी वर्ब से आगे बढ़ती है, तो वो वर्ब अपने संग एक प्रॉपर वर्ड लेता है, प्रीपोजिशन लेता है। तो यहां पे स्लीप इन आना चाहिए, यहां पे हम स्लीप इन का यूज करेंगे। दोबारा समझेंगे क्या कहा मैंने। एक्चुअल में क्या है, सेनेस ने कहा आपसे, इवन आफ्टर 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 74 साल इंडिपेंडेंस के बाद लाखों लोग जो हैं उनके पास सोने के लिए बेड नहीं है। तो सेनेस सही है, लेकिन जब हमने ग्रामेटिकली देखा तो हमने पाया लैक्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड्स टू स्लीप, लोगों के पास सोने के लिए बेड नहीं है। स्लीप व्हाट? स्लीप इन, मतलब लोगों के पास बेड पर सोने को जगह नहीं है, तो बेड नहीं है, तो बेड्स टू स्लीप। यहां बेड जो है दोस्तों वो नाउन है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, बेड नाउन है। नाउन के बाद हमने टू लगाया प्रीपोजिशन, तो यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन टू आ जाए तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी अपने साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन लेती है। तो यहां पे प्रीपोजिशन के तौर पे इन लग गया, आप कोई और प्रीपोजिशन किसी और वर्ड के संग लगा सकते हैं, राइट। ऐसे एग्जांपल हम लोग बहुत करेंगे जिसमें आपको समझाऊंगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आती है तो उसके बाद आने वाली वर्ब अपने साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन लेगी, राइट। नंबर 7, दे लेफ्ट देयर लगेजेस, उन्होंने अपना सामान छोड़ दिया एट होम, घर पर। तो भैया फिर क्या हुआ? बाय मिस्टेक, गलती से। बाय मिस्टेक दोस्तों फ्रेज है, मिस्टेक हमेशा बाय लेता है, ध्यान रखेंगे, बाय मिस्टेक। एंड वेंट, और चले गए टू रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। तो भैया वो अपना सामान भूल गए घर पर और रेलवे स्टेशन पर चले गए। मीन सिंपल था। एरर क्या हुआ? दे लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। देयर लगेजेस, यहां सेंटेंसेस में लगेजेस नहीं आएगा, लगेज आएगा। लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता दोस्तों, लगेज का मतलब ही होता है अपना बिस्तर बोरिया, मतलब अपना सामान। तो सामान का यूज करें ना कि लगेजेस का। तो लगेजेस कोई वर्ड नहीं होता, लगेज इज द राइट वर्ड। नंबर 8 है दोस्तों, इट इज सैडनिंग। दोस्तों ये एक फ्रेज की तरह यूज होता है, इट इज सैडनिंग। ये ध्यान रखेंगे, काफी लोग इसमें गड़बड़ करके आते हैं कि ये गलत है, लेकिन ये फ्रेज है, इट इज सैडनिंग। बड़े दुख की बात है दैट कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग, सरकार कोशिश कर रही है, बहुत ही हार्डली, मतलब बहुत ही मुश्किल से, टू लेबल, यहां पे हार्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठिनाई से, हार्डली मतलब कठिनाई से। तो आपको देखना यह है कि क्या कठिनाई से यहां पे कोई मीन जा रहा है सेंटेंस का, नंबर 1। लेकिन पहले मीन देख लेते हैं। इट इज सैडनिंग, बहुत दुख की बात है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्डली टू लेबल अ ग्रुप ऑफ, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है बहुत कठिन, टू लेबल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को घसीटने की, ऊपर और सामने लाने की, एज एंटी नेशनल, किसकी तरह? एक एंटी नेशनल पार्टी की तरह, जो नेशन के विरुद्ध काम करते हैं,
ऐसे गवर्नमेंट एक आरोप लगाना चाह रही है, ऐसे लोगों को सामने लाना चाह रही है। अब वो लोग कौन है? वो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। ऐसा इस सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट, ये बहुत दुख की बात है कि सरकार जो है वो कोशिश कर रही है, बहुत गंदी कोशिश, और क्या, टू लेबल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक लेबल लगाने की स्टूडेंट्स के माथे पर एज एंटी नेशनल, की वो देशद्रोही हैं, वो नेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। सिंपल। देखते हैं सेंटेंस में एरर क्या है। दोस्तों, ट्राइंग हार्डली नहीं होगा, यहां पे ट्राइंग हार्ड होगा। ट्राइंग हार्ड क्यों होगा? क्योंकि ट्राइंग हार्ड का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, मतलब बहुत शिद्दत से कोशिश कर रही है कि वो ऐसा करे, ऐसा सेंटेंस कहना चाह रहा है। ये बहुत दुख की बात है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड, सरकार जो है बहुत हार्ड कोशिश कर रही है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, टू लेबल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सामने लाने की एज एंटी नेशनल, कि उनको एंटी नेशनल करार दिया जाए। तो यहां हार्डली मतलब मुश्किल से होता है, और आप सभी को ध्यान होना चाहिए, या मैं आपको बता देता हूं, हार्डली जो दोस्तों ये एक एडवर्ब है और इसका कोई भी रिलेशन हार्ड से नहीं होता। ये दोनों वर्ड बहुत अलग हैं। हार्डली और हार्ड बहुत अलग हैं। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और हार्ड का मतलब होता है कठिन, राइट? तो यहां पे एलवाई नहीं आएगा, यहां पे हार्ड आएगा। नंबर 9 कहना चाह रहा है द एंटी वियतनाम वॉर, जो एंटी वियतनाम वॉर प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट का मतलब क्या हो गया? जो किसी के खिलाफ मोर्चे निकाले जाते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस में कहा जो वियतनाम के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट किया गया वॉज स्पॉन्टेनियस, वो स्वतः हो गया, वो अपने आप आ गया। अनलाइक द पॉलिटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड स्टूडेंट एक्टिविज्म इन इंडिया, वो उसकी तरह नहीं था जिस प्रकार जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होते हैं इंडिया में, वो पॉलिटिकली गैदर हो जाते हैं। ऑर्केस्ट्रेटेड, व्हाट डज इट मीन? पॉलिटिकली गैदर हो जाते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट इंडिया में किसी के खिलाफ। वो वियतनाम का जो एक प्रोटेस्ट था, एंटी वियतनाम प्रोटेस्ट, जो वियतनाम के खिलाफ प्रोटेस्ट था, वो ऐसा नहीं था जैसे इंडिया में होता है, वो स्पॉन्टेनियसली हो गया। मतलब स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है दोस्तों ऑटोमेटिकली, ये ध्यान रखेंगे। द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस इज ऑटोमेटिक, मतलब वो अपने आप हो गया। मतलब जैसे सपोज करिए पैंडेमिक की कोई न्यूज आई तो लोगों में घबराहट अपने आप बढ़ गई, तो ऐसे ही जो एंटी वियतनाम वॉर था, एंटी वियतनाम का मतलब वियतनाम के विरुद्ध जो वॉर था, उसका जो प्रोटेस्ट हुआ, उसकी जो मोर्चे निकले, वो स्पॉन्टेनियस थे, वो अपने आप निकल गए। लोग दूसरे लोगों को देख के करुणा में आ जाते हैं, तो वही प्रोटेस्ट कर बैठे। लेकिन उनका जो पीछे का एक उद्देश्य था वो ऐसा नहीं था जैसा हमारे इंडिया में स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो होते हैं वो पॉलिटिकली चीजों को करने के लिए सामने आते हैं, वो पॉलिटिकली मुद्दा बना देते हैं, वो पॉलिटिकली गैदर हो जाते हैं। ऐसा कोई उनका मुद्दा नहीं था। तो सेंटेंस में एरर क्या हुआ दोस्तों? द एंटी वियतनाम वॉर प्रोटेस्ट वॉज स्पॉन्टेनियस। यहां प्रोटेस्ट जो है दोस्तों ये प्लूरल है, क्योंकि प्रोटेस्ट यूज है, आपने ध्यान से देखा हो तो प्रोटेस्ट एस लगा है, तो यहां वॉज ना आके यहां हम वेयर का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है, प्रोटेस्ट प्लूरल है इसलिए वेयर यूज हो जाएगा। सिंपल। नंबर 10 कह रहा है दोस्तों द गंगा इज अ रिवर whose origin has always been a matter of speculation। गंगा जो रिवर है उसका जो ओरिजिन है कि गंगा की उत्पत्ति कहां से हुई, वो हमेशा एक मैटर रहा है स्पेक्यूलेशन का, मतलब हमेशा वो एक मुद्दा रहा है, वो हमेशा एक बहुत भयंकर मुद्दा बना दिया गया है, राइट? एक जड़ रही है मुद्दे की। तो सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है, मीन आपको सिंपल आ गया। तो मैं आपको बता दूं हुज का यूज आप पर्सन के लिए करते हैं। किसके लिए? पर्सन के लिए। लेकिन यहां पे गंगा की बात की है, गंगा कोई बंदी नहीं है, गंगा यहां पे रिवर की बात है। और जब रिवर की बात करेंगे तो हुज के प्लेस पे दोस्तों आप विच का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विच। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर विच का यूज करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं लगेगा। द गंगा इज अ रिवर विच ऑरिजिन, तो रादर देन सेइंग दिस वन आप कह सकते हैं द गंगा इज अ रिवर ऑरिजिन ऑफ विच हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ। ऑरिजिन ऑफ विच, तो ये विच किसके लिए आया? ये दोस्तों जो हुज कट के विच आएगा ये गंगा के लिए आएगा, और गंगा क्या है? एक रिवर है, इसलिए हम विच का यूज करेंगे। नंबर 11 कह रहा है आई ट्राइड टू टेल विशाखा, मैंने विशाखा से कहने की कोशिश की व्हाट हैज हैपेंड, जो हुआ, बट माई वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, लेकिन मेरे वर्ड्स जो थे वो ऑडिबल नहीं थे। ऑडिबल का मतलब क्या होता है? जिनको हम सुन ना सकें, नॉट हियर्ड, जिनको सुना ना जा सके, देयर वी कॉल ऑडिबल। तो सेंटेंस दोस्तों हमने देखा कि ट्राइड पास्ट है, हैपेंड पास्ट है, तो ये हैज क्या कर रहा है? ये भी पास्ट हो जाएगा, और इसका पास्ट होता है हैड, इसीलिए हम हैड यूज करेंगे। जब सेंटेंस में बहुत सारे पास्ट के वर्ड रखे हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट में होता है, ना कि प्रेजेंट में। नंबर 12 कह रहा है प्राची हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन, प्राची ने कोई डिसीजन नहीं लिया
until she had studied the case, जब तक उसने केस नहीं पढ़ लिया। दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस है ये। पहला काम क्या हुआ, केस का पढ़ा जाना। तो केस पढ़ना मतलब जो काम पहले हुआ वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आता है। जस्ट रिमेंबर, जो काम पहले होता है, दो काम यदि एक सेंटेंस में दिखाए गए हैं तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में आता है और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो यहां पे प्राची का डिसीजन लेना बाद में हुआ, पहले उसने केस पढ़ा, तो केस पढ़ा तो ये तो सही है, हैड स्टडीड, लेकिन यहां पे हैड नॉट टेकन नहीं आना चाहिए, यहां पे आएगा डिड नॉट टेक। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि ये बाद में हुआ है। तो टेकन में से एन हटा दीजिए और हैड की जगह पे डिड लगा दीजिए। तो प्राची डिड नॉट टेक एनी डिसीजन, प्राची ने कोई डिसीजन नहीं लिया जब तक उसने केस को अच्छे से नहीं पढ़ लिया। क्लियर? नंबर 13, मैं आशा करता हूं कि मैं जल्दी नहीं बता रहा आपको, आप सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, राइट? बस मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ज्यादा लॉन्ग ना बताऊं, जिससे यह है कि ये सेशन बोरिंग ना हो हमारा, इसलिए कोशिश करेंगे समझने की। नंबर 13, और ये नहीं भी समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजेंगे, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों 25 तक की बात है, इसके बाद हम हर एक चैप्टर को और हर एक रूल को बहुत ब्रॉड वे में समझेंगे और मेरी गारंटी है कि तब आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर सो मेनी एग्जांपल्स के साथ समझ में आएगा, राइट? नंबर 13, निकिता केम टू द क्लास, निकिता क्लास आई मच अर्लियर, काफी पहले देन आई एक्सपेक्टेड, मैंने जितना आशा की थी। तो मैंने अभी भी आपसे कहा नंबर 12 में जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो कौन सा काम पहले हो रहा है? मेरा एक्सपेक्ट करना, मैंने आशा करी, तो मैंने आशा पहले करी, लेकिन निकिता क्या है? केम टू द क्लास मच अर्लियर, निकिता क्लास में पहले ही आ गई थी जितनी मैंने आशा की थी। मतलब मैंने आशा की कि निकिता ऐसे आएगी, इतने बजे आएगी, लेकिन निकिता तो भैया उतने बजे से पहले आ गई। तो मेरी आशा पहले थी, तो इसीलिए यहां पे आई एक्सपेक्टेड के प्लेस पे आई हैड एक्सपेक्टेड हो जाएगा, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। सिंपल। सेकंड लास्ट दोस्तों, सेकंड क्लास कह रहा है आई रिमेंबर व्हाट शी हैज टोल्ड मी अबाउट हर फ्यूचर प्लान्स, मुझे आज भी याद है जो उसने मुझसे कहा था अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, राइट? उसने कुछ बातें शेयर की थी, उनमें से एक बात थी, वो क्या थी? अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में जो उसने मुझे बताई थी। तो आई रिमेंबर, मुझे याद है। तो चूंकि दोस्तों ये बात पास्ट की है इसलिए यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ सेंटेंस में हैज के प्लेस पे हैड आएगा। जस्ट रिमेंबर, देखिए हैज कहाँ पे आता है? हैज वहां आता है जहां सेंटेंस में ऑलरेडी दे रखा हो, जहां येट दे रखा हो, या सेंटेंस में दिखाया हो कि अभी अभी कोई काम हुआ है। यहां जब कुछ नहीं दिखाया तो आप हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि मुझे याद है उसने शेयर की थी मुझसे ये बात, तो शी हैड टोल्ड मी। क्लियर? एंड द लास्ट फॉर टुडे इज आई विश, मैं आशा करता हूं, आई मेट यू, कि मैं तुमसे मिला हूं। यहां पे दोस्तों आई विश का मतलब मैं आशा करता हूं हो सकता है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आई विश का मतलब मैं आशा करता हूं से नहीं निकलेगा, क्योंकि सेंटेंस कंडीशनल जा रहा है। तो सेंटेंस का मीन हो गया आई विश आई मेट यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंडिया। काश, आई विश का मतलब जब कंडीशनल में आता है ऐसे करके तो इसका मतलब होता है काश से। क्लियर? काश आई मेट यू, मैं तुमसे मिला होता व्हेन यू वर लिविंग इन इंडिया, जब तुम भारत में रह रहे थे। क्लियर दोस्तों? तो सेंटेंस ने कहा आई विश आई मेट यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंडिया। बहुत सिंपल है, एरर देख लेते हैं। मैं आशा काश आई मेट यू, मैं तुमसे मिला होता। तो दोस्तों जब तुम रह रहे थे मैं उस समय तुमसे मिला होता, बहुत पास्ट की बात है, तो आई मेट यू नहीं आएगा, आई हैड मेट यू। यहां पे दोस्तों हैड आ जाएगा और हैड के संग थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस बन गया आई विश आई हैड मेट यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंडिया। सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में जाएगा क्योंकि बहुत साल पहले की बात कर रहा है, इसलिए हम इसे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। आई मेट पास्ट इंडेफिनिट होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया नंबर 14 में, जो काम अभी अभी हाल फिलहाल में हुआ वहां पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, लेकिन ये बहुत पहले की बात कर रहा है, जब इंडिया में रह रहे थे। तो मैं तुमसे तब मिला होता, आई हैड मेट यू। आई होप कि ये 15 एरर्स आपको कंप्लीट और क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं भी कैसा भी कोई भी डाउट है तो डोंट फॉरगेट टू राइट ऑन माय कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली कम विद योर आंसर्स, आई विल श्योरली ट्राई माय बेस्ट टू सैटिस्फाई यू स्पेशली। इसे क्लियर दोस्तों? फिनिश करते हैं आज का ये सेशन बिना देरी किए हुए, लेकिन हाँ मेरी आशा है कि आप इन सेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से मन लगा के कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो दोस्तों ठीक है, फिर आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन लेके हम लोग फिर मिलते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे 15 एरर्स या फिर नेक्स्ट कोई अलग थिंग। सो थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हंग्री, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ एट योर होम। थैंक यू, नमस्कार।